नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सोनी। जैसा आपको बता चुका था कल कोशिका के बारे में कि कोशिका होती क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किस लिए कहा जाता है, उसके भागों के बारे में बता दिया था कि कोशिका झिल्ली के बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें से एक बताया था पादप झिल्ली तथा दूसरी बताया था कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, किससे बनी होती है, कवक में किसकी बनी होती, काइटिन की बनी होती है। कोशिका की खोज बताई थी मैंने, जिसे रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 के अंदर। दूसरे हैं जीवित कोशिका की खोज करने वाले एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में की थी जीवित कोशिका की खोज। अब आज उसी की चर्चा को आगे लेकर हम चलेंगे कि कोशिका के जो भाग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, कि एक कोशिका किस भाग से मिलकर बनी होती है। अभी हम समझेंगे भाग और अंग में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के भागों की। तो सबसे पहले भाग की बात करते हैं, सबसे छोटा होता है केंद्रक। यहां देखिए दोस्तों, जैसे बात करें कि गांव में चुनाव होते रहते हैं, उसमें मेंबर्स बनते हैं, मेंबर्स को जो टेकल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है सरपंच। उसी प्रकार एक कोशिका के अंदर जो मेन मुख्य व्यक्ति होता है वो होता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, कोशिका के सेंटर में पाया जाता है। अब ये बात आती है कि क्या हर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला भाग है केंद्र की। कोशिका के सेंटर में या कोशिका के मध्य में पाई जाने वाली एक बिंदु नुमा संरचना को केंद्रक कहा जाता है। मानव केंद्र का जो व्यास होता है, जैसे ये मानव का एक कोशिका है, उसके बाहर उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा। अब केंद्रक जो इसकी जो संरचना होती है, व्यास किससे कहते हैं, ये वृत्त है। अगर इसके दो बराबर भागों में इसको काट दिया जाए तो उसका व्यास की संरचना होती है। तो उसी प्रकार बात करते हैं, जो मानव का जो केंद्रक होता है उसका व्यास कितना होता है, 6 माइक्रोमीटर का, 6 माइक्रोमीटर। और 6 माइक्रोमीटर को हम ये भी लिख सकते हैं 10 की घात -6, 6 इंटू 10 की घात -6 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं कोशिका के अंदर पहला स्तनधारी कोशिका। स्तनधारी कोशिका देखो, स्तनधारी की जो आरबीसी होती है, जैसे हमारे अंदर बात करें तो हमारे अंदर जो आरबीसी है उसके चारों तरफ कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोशिका के अंदर जो रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। अगर इसके बाहर अगर कोशिका झिल्ली होती तो हो सकता था कि कोशिका भित्ति के जो कोशिका जो आरबीसी होती है ये अपने आप फटती नहीं या फिर यूटिलाइज के अंदर उपयोग में नहीं आती। तो 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, इसीलिए ये पुनः निर्मित होती रहती है। तो स्तनधारी की जो आरबीसी होती है उसके अंदर कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अब बात करें केंद्रक में। केंद्रक में डीएनए होता है, गुणसूत्र होते हैं। डीएनए और गुणसूत्र क्या होते हैं, आने वाले नए चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में, उसके गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र क्या होती है, केंद्र के अंदर छोटी धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। डीएनए क्या होता है, छोटे छोटे खंड जिसे जीन के छोटे छोटे टुकड़े बोलते हैं, जीन इकाई होती है डीएनए की। उसके बाद बात करें न्यूक्लियस के अंदर, मतलब केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका क्या होती है, जैसे ये केंद्रक होता है, केंद्र के एक मध्य में एक ऐसे त्रिकोण संरचना के होकर यहाँ पर एक गोलाकार संरचना, सघन संरचना बोलते हैं, वो पाई जाती है जिसके अंदर द्रव भरा रहता है, उसे बोलते हैं हम केंद्रिका। केंद्रिका की खोज भी हुई थी 1839 के अंदर, अब 1831 के अंदर हुई थी। केंद्रिका की खोज बात करें 1831 के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी 1831 में। अब बात करते हैं दूसरा भाग, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है कि किसी भी कोशिका को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उसको लचीला बनाए रखने के लिए एक परत पाई जाती है जिसे बोला जाता है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये देखिए कोशिका झिल्ली। दूसरी होती है, कल बता दी थी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ये पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। तीसरी है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाई जाती है, न कि जंतु में। केवल पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतुओं में नहीं पाई जाती, और ये बनी होती है सेलुलोज की। और जो दूसरे जो कवक होते हैं उनमें से जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक तथा कोशिका के मध्य, ये केंद्रक है और केंद्रक तथा कोशिका दोनों के मध्य जो द्रव भरा रहता है, जैसे ये बात करिए ये केंद्रक है और ये कोशिका है, इन दोनों के मध्य जो द्रव भरा रहता है उसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य क्या करता है, जो कोशिका होती है उसको सूखने से या फिर उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, जैसे बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है गोल्जी बॉडी, जिसे हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं। पांचवा बात करें सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया की दो अलग अलग नाम होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है सूत्रकणिका और एक होती है रसधानी। यहां माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दिया होगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया है तो भी सूत्रकणिका ही है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य के भागों के अलग अलग भाग होते हैं, जिसे कोशिकांग कहते हैं तथा कोशिकांग किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कोशिका की वह सारे अंग जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है, एक सुविकसित कोशिका का निर्माण करने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिकांग सुविकसित कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। मतलब एक ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से सही रूप से जमी हो और उसके अंदर जो अंग उपस्थित होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब बात आती है केंद्रक द्रव्य की। जैसे मैंने बताया कि जो केंद्रक होता है और कोशिका होती है उनके मध्य जो द्रव भरा रहता है उसे बोला जाता है कोशिका द्रव। उसी प्रकार केंद्र के बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक तथा केंद्रक के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली के मध्य जो द्रव भरा रहता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। इसमें सारे देखो कोशिका द्रव्य में मैंने बताया कि इसमें सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यहां मैंने बताया केंद्र के बारे में। केंद्रक का कार्य क्या है? केंद्र का कार्य है कि जितनी भी कोशिका होती है शरीर में उन सभी का नियंत्रण करना होता है इसका कार्य। अब बात करते हैं हम कोशिका के अंगों के बारे में। जैसा कि कोशिका के मैंने बताया था, पहले कोशिका के भागों के बारे में बात की थी, अब बात करेंगे कोशिका के अंगों की। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? भाग किसे कहते हैं और अंग किसे कहते हैं सुनिए। जैसे ये मनुष्य है, मनुष्य के दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान हैं, दो पैर हैं, ये पेट है, यहां पर गर्दन है, ये सभी क्या है? एक मनुष्य के अंग है। जैसे हाथ की बात करें तो हाथ भी एक अंग होता है, ये सभी क्या है? अंग है। लेकिन भाग की बात करें तो भाग का मतलब ये होता है कि जैसे मनुष्य को यहां से बीच में से काट दिया जाए, या मनुष्य के हाथ पैर हाथों को दोनों को एक साथ ले लिया जाए, ये मनुष्य के भाग होते हैं। मनुष्य के ऊपरी भाग की बात करें तो ऊपरी भाग में गर्दन हो गई, सिर हो गया, हाथ पैर पेट हो गया। मनुष्य की निचली से में जैसे यहां पर बात करें पैर हो गए, ये सब मनुष्य के अंग तथा भाग होते हैं। भाग किसी वस्तु के दो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अंग उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है उनको बोला जाता है अंग। अब बात करते हैं कोशिका के अंग, जिन्हें हम पहले बताए थे कि जिन कोशिका का निर्माण करने के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है उन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिकांग कहां पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। तो पहला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जाता है कि शरीर का शक्ति ग्रह, इसके नाम है, देख लीजिए, शरीर का शक्ति ग्रह है, शक्ति घर बोल दो, रसोई घर या फिर पावर हाउस। कोशिका का शक्ति ग्रह, रसोई ग्रह और पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो जब हम किसी भोजन को ग्रहण करते हैं तो वायु को ग्रहण करते या भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो वायु कहां जाती है, हमारे श्वसन के फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़ों से वहां से कोशिका जो होती है रक्त द्वारा, रक्त में क्या उपस्थित होता है, एक तो देखिए रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, जो रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब हमारे फेफड़ों में या फिर कहीं भी रक्त में जब श्वास वायु भरी रहती है, ऑक्सीजन भरी रहती है, तो उस श्वास को या उस वायु को, उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से या अंगों से लेके जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होती है, कोशिका में उपस्थित होती है। देखिए यहां कोशिका है, कोशिका के अंदर यहां उपस्थित हुई माइटोकॉन्ड्रिया, यहां मान लीजिए ये फेफड़े हैं, यहां से ऑक्सीजन प्रवेश करेगी इसके अंदर, तो यहां की जो कोशिका है ये कोशिका के अंदर होता है रक्त, और रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो हीमोग्लोबिन जो रक्त के अंदर होता है, इस रक्त को लेके, रक्त को क्या, इसको कोशिका के अंदर जो वायु भरी हुई थी, इस वायु को लेके आता है कोशिका के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बताया मैंने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका कार्य ये होता है कि जो फेफड़ों में वायु भरी हुई है, जो फेफड़ों में वायु भरी हुई है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा वहां से लेकर कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में लाने का कार्य करती है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन फेफड़ों से वायु को लेकर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आए। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे बोला जाता है क्रेब्स चक्कर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे शरीर में क्रेब्स चक्कर किस भाग में, किस कोशिकांग में चलता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस क्रेब्स चक्र के द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा की एक इकाई का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट। तो जो क्रेब्स चक्र होता है ये ऊर्जा का पुनः चक्रण करके एक इकाई बनाता है जिसे बोलते हैं हम क्रेब्स चक्र, एडिनोसिन बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिसे एटीपी फुल फॉर्म बोला जाता है। और ये एटीपी होती है वो बनाती है 38 यूनिट की एटीपी। ठीक है, उसके बाद बात करें ये एडिनोसिन ऊर्जा जो बनी उसी के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जब भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं तभी भी वायु उसके अंदर जाकर दोनों आपस में क्रिया करती है और एक भाग बनाती है जिसे बोला जाता है ग्लूकोज। क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो श्वास हमारे शरीर में प्रवेश करती है, दोनों आपस में क्रिया करके आपस में ग्लूकोज अणु का निर्माण करते हैं, और ये ग्लूकोज जब आपस में टूट जाता है तब बनती है हमारे शरीर में एनर्जी। ये एनर्जी बनती है और एनर्जी न कि किसी स्पेशल भाग में, जैसे बात करें जैसे कुछ खाना खाया तो उसकी एनर्जी केवल हाथ में रहे, ये एनर्जी क्या करेगी, ऊर्जा क्या करेगी, पूरे भाग में समान रूप से, समान कोशिकाओं में समान रूप से फैल जाएगी। ये था माइटोकॉन्ड्रिया कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य बताया मैंने, क्रेब्स चक्र का निर्माण करना, कोशिका का में से श्वसन को परिवहन करना। उसके बाद बात करें, इसकी खोज अल्टमेन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसके नाम में शक्ति, कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का रसोई ग्रह या पाउरस कहते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करके ऊर्जा बनाती है और ये ऊर्जा समान रूप से समान कोशिकाओं में फैली रहती है। अब बात करें दूसरा कोशिकांग, गोल्जी काय। गोल्जी काय को हम इंग्लिश में गोल्जी बॉडी भी कहते हैं या गोल्जी अपार्टेंस भी बोलते हैं। अब गोल्जी काय क्या होता है, इसका कार्य देखिए। जैसे बात करें, ये कोई मानव शरीर है, ये कोई मानव शरीर है। अब मान लीजिए मानव शरीर ने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद वायु से भी क्रिया की तो उससे ऊर्जा का निर्माण हुआ। ये ऊर्जा मान लीजिए, अब कोई कहेगा ये ऊर्जा केवल हाथों को मिलनी चाहिए, क्योंकि खाना तो यहां से खाया तो धीरे धीरे जितना खाना खाया मान लीजिए हाथों में यहां तक पहुंच गया, तो धीरे धीरे हाथों में भर गया, पेट मुंह में भर गया, ये सब जगह चला गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर ऊर्जा का निर्माण होने लगा। क्योंकि मैंने बताया था ग्लूकोज जो होता है वो वायु से भी क्रिया करके टूट के ऊर्जा का निर्माण करता है।
मान लीजिए मुंह से खाना खाया तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जीभ को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जीभ बोलती भी ज्यादा है और थकती भी ज्यादा है, तो इसको ऊर्जा ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बताया कि कोशिका के अंदर ऊर्जा समान रूप से फैली रहती है, तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होती है वो समान रूप से पूरे भाग में फैली रहती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूं तो मेरी जीभ बार बार ऊंची नीची हो रही है, तो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आसपास के जो भी अंग है वो उसको क्या करेंगे, उसको ऊर्जा प्रदान करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए बार बार ऐसे ऐसे बोलती रही मेरी जीभ, तो धीरे धीरे तेज तेज चलती हुई